2024 के रण में विपक्षी गठबंधन के खिलाफ बीजेपी अब क्विट इंडिया मूव मुहिम चला रही है, जिसमें परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया गया है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी से लेकर अब बीजेपी के तमाम नेता 2024 में विपक्षी गठबंधन के नए नाम में इस नाम के तोड़ में क्विट इंडिया का नारा दिया है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आखिर बीजेपी की रणनीति है क्या। भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार वाले हथियार से विपक्ष पर टीम मोदी का वार लगातार जारी है। पीएम मोदी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर विपक्षी इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला और परिवारवाद, भारत छोड़ो, तुष्टीकरण, भारत छोड़ो का एक बार फिर नारा बुलंद किया। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। आज भारत कह रहा है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, डायनेस्टी क्विट इंडिया, यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है, अपीजमेंट क्विट इंडिया, यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। विपक्ष के इंडिया गठबंधन में शामिल उन दलों को निशाना बनाया जा रहा है जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन पर परिवारवाद के विस्तार का आरोप है, जो तुष्टीकरण में विश्वास रखते हैं। अब उन विपक्षी पार्टियों के खिलाफ बीजेपी आंदोलन छेड़ चुकी है और संदेश दिया जा रहा है, अगर देश के लोकतांत्रिक अस्तित्व को बचाना है तो इनसे दूरी जरूरी है। तो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा आह्वान किया है। जब अमृतकाल 75 इयर्स चल रहा है, उन्हें 3 आह्वान किया है। परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो, rampant family rule in politics, quit India, stinking corruption, quit India, appeasement politics, quit India। पहले कांग्रेस, फिर आरजेडी और अब समाजवादी पार्टी, ये वो राजनीतिक पार्टियां हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी परिवारवाद का ठप्पा लगा है। इतना ही नहीं, यूपीए सरकार में कई घोटाले भी हुए, जिसे 2024 में मुद्दा बनाया जा रहा है। यहाँ तक कि पीएम मोदी खुद उन घोटालों को गिना रहे हैं, जैसे कोयला घोटाला 1,86,000 करोड़ का, 2G घोटाला 1,74,000 करोड़ का, कॉमनवेल्थ घोटाला 70,000 करोड़ से ज्यादा का और मनरेगा घोटाला 10,000 करोड़ का। इन घोटालों की याद दिलाई जा रही है, जिससे विपक्षी गठबंधन की फिर से पोल खोली जा सके। इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन में शामिल अखिलेश के पीडीए वाले नारे को भी समझाया जा रहा है और पीडीए को परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी और उनकी पार्टी के सदस्य ये तय कर लिए हैं कि केवल सुबह सुबह वो कभी सारस का ट्वीट कर देते हैं, तो कभी वह किसी शादी के समारोह का हिस्सा होते हैं, तो कभी उनको केवल सड़क पे घूमते हुए सांड और गाय ही उनको नजर आती, जनता की समस्या नहीं नजर आती है। देखिए, उसे परिवारवाद डेवलपमेंट अथॉरिटी कहिए, पीडीए वो न कहिए, वो न पिछड़ा के साथी हैं, न दलितों के साथी हैं, न अल्पसंख्यकों के साथी हैं। दरअसल दिल्ली से उत्तर प्रदेश तक बीजेपी ने विपक्ष को घेरने के लिए चक्रव्यूह की रचना की है, जिसमें मुद्दा परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार को रखा गया है। और ये वही 3 मुद्दे हैं जो अब विपक्ष के लिए गले की फांस से कम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज भारत एक सूर में इन बुराइयों को कह रहा है, क्विट इंडिया। चलिए, बात ओवैसी और समाजवादी पार्टी की कर लेते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव को खरी खरी सुनाई थी, उन ओवैसी की तारीफ में समाजवादी पार्टी के महासचिव तारीफों के पुल बांध रहे हैं और ओवैसी को ओपी राजभर से बेहतर नेता बता रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट।
24 के रण में अलग थलग पड़े अखिलेश को इंतजार उस साथी की है जो लड़खड़ाती साइकिल को थाम सके, और इसी उम्मीद से अखिलेश की नजर उस नेता पर टिकी है जो 2 दिन पहले ही अखिलेश की आंख खोल चुके हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि असली हिंदुत्व को बचाना जरूरी है। पिछले विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को एक तरफा मुस्लिम वोट मिला है, और जिसको एक तरफा वोट मिला है, जिसकी झोली में मुसलमान एक वोट डाल दिया, वो कह रहा है कि असली हिंदुत्व को बचाना है। क्यों बेवकूफ बना रहे आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के? और आपको फुर्सत नहीं है, सिर्फ सांड समाचार करते हैं अखिलेश। ये तमाम बिचौलिया जो है, ये जो मिडिल मैन है, जो मुसलमानों को उत्तर प्रदेश के धोखा देते हैं कि भाजपा को हराना है, और फिर वोट दिला दी अखिलेश को, तब भी भाजपा जीत गई। असीमुद्दीन ओवैसी का ये हमला ठंडा भी नहीं हो पाया था कि शिवपाल यादव ओवैसी की तुलना राजभर से करने लगे, उसी राजभर से जो सपा से दूर बीजेपी के साथ चले गए। और उस खाली जगह को भड़कने के लिए अब कोशिश ओवैसी से गठबंधन की है, जो 2 दिन पहले ही अखिलेश को खरी खरी सुना चुके हैं। ये ओवैसी साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हम जानते हैं, और ओम प्रकाश राजवंशी से तो बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी का साथ कब दे रहे हैं। दरअसल शिवपाल यादव का इशारा उस दिशा में है जिससे यूपी में फेल हो रहे MY समीकरण को फिर से साधा जा सके, क्योंकि 2014 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2017 विधानसभा चुनाव में सपा 47 सीटों पर सिमट गई। 2019 लोकसभा चुनाव में अखिलेश को सिर्फ 5 सीटें मिली। 2022 विधानसभा चुनाव में भी समीकरण फेल हुआ। रामपुर आजमगढ़ उपचुनाव में सपा की करारी हार हुई और मुस्लिम बहुल सीट स्वार में भी हार का सामना करना पड़ा। राजनीति में ये स्पष्ट है कि जहां लड़ाई आमने सामने की है, अगर आप तीसरे कोने में खड़े हैं, तीसरी ताकत बनने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप मदद किसकी कर रहे हैं? आप नुकसान किसका कर रहे हैं, मदद किसकी कर रहे हैं? और मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, वो अपने ही मजहब का, अपने ही लोगों का नुकसान कर रहा है। समाजवादी पार्टी जिस MY यानी मुस्लिम यादव समीकरण के आधार पर सत्ता में आई, वो समीकरण लगातार 9 सालों से ध्वस्त होता नजर आ रहा है और उसी को दुरुस्त करने के लिए अब ओवैसी को साथ लाने की तैयारी है। हालांकि असीमुद्दीन ओवैसी पहले साफ कर चुके हैं कि वो समाजवादी पार्टी से दूर रहेंगे, लेकिन ये राजनीति है, ऊंट कब किस करवट बैठे ये कहा नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने जातीय जनगणना कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना होनी चाहिए। मायावती ने इसी से जुड़ा एक ट्वीट किया है और इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है, देश के कई राज्य में जातीय जनगणना के बाद यूपी में भी इसे कराने की मांग लगातार जोर पकड़ रही है, लेकिन वर्तमान बीजेपी सरकार इसके लिए तैयार नहीं लगती है। ये अति चिंतनीय है, जबकि बीएसपी की मांग केवल यूपी में नहीं बल्कि केंद्र को राष्ट्रीय स्तर पर भी जातीय जनगणना करानी चाहिए। ये ट्वीट मायावती ने किया है। और मायावती की इस मांग पर बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पहले धार्मिक आधार पर जनगणना होनी चाहिए और उसके बाद जातीय आधार पर। अब ये देश में जातिवाद की राजनीति करने वाले लोग लगातार जाति का बंटवारा तो चाहते हैं, लेकिन दूसरी ओर तुष्टीकरण की भी राजनीति करते हैं। मैं चाहता हूं कि पहले इस देश में धार्मिक जनसंख्या का आकलन हो, क्योंकि आखिर किस संप्रदाय को मानने वाले लोगों की कितनी संख्या है। क्योंकि हिंदुस्तान के विभाजन जब हुआ था तो विभाजन के समय पर हिंदुस्तान में आखिर कितने मुस्लिम थे, आज कितने हो गए, तो कितने क्रिश्चियन थे, आज कितने हो गए, कितने ईसाई जो सिख थे, आज कितने हो गए। तो ये जो अन्य संप्रदाय के लोग हैं, इनकी भी गणना होनी चाहिए। हमारे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, और इनकी क्या स्थिति है, इसको भी समझ में आना चाहिए।
काकोरी रेल एक्शन दिवस पर बीजेपी ने मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। काकोरी रेल एक्शन के 98वें वर्षगांठ है और ऐसे मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहीदों को याद किया, उनके परिजनों को सम्मानित किया। लखनऊ में शहीद ठाकुर रोशन सिंह के पौत्र को सम्मानित किया गया। साथ ही शहीद अशफाक उल्ला खां के पोते आफाक उल्ला खां को भी इस मौके पर सम्मानित किया गया। इनके अलावा करगिल में शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान पंच प्रण भी दिलवाए इन सभी को। तो ये लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य था काकोरी रेल एक्शन को याद करना, उस दिन को याद करना, शहीदों को याद करना, उनकी शहादत को याद करना। मेरी माटी मेरा देश नाम से अभियान की शुरुआत की गई है। काकोरी रेल एक्शन को 98 साल बीत चुके हैं और ऐसे में इस कार्यक्रम का शुभारंभ सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। 75 सप्ताह के इन कार्यक्रमों को अनेक रचनात्मक अभियानों के साथ जोड़ करके पूरे भारतवासियों ने उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे उत्साह के साथ आयोजित किया। आज जब हम 75वें सप्ताह में प्रवेश करने जा रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करते हुए जिन पंच प्रण की हमने भी यहां पे जिन पंच प्रण के संकल्प के साथ जुड़ने का भी हम लोगों ने यहां पर संकल्प लिया है, उन पंच प्रण को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए एक विकसित भारत के निर्माण में अपना पूरी ताकत, पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर सकेंगे। मेरी माटी मेरा अभियान के तहत आज शाहजहांपुर में भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शाहजहांपुर के नायक रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और शहीद रोशन सिंह के शहीद स्मारक पर लोगों ने श्रद्धांजलि दी। मेरी माटी मेरा अभियान की थीम पर रैलियां निकाली गई। इन रैली में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। ये रैली शहर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए गुजरी और इस दौरान इन्होंने तीनों शहीदों को याद किया, उनकी शहादत को याद किया। आजादी की लड़ाई में काकोरी कांड का बहुत अहम योगदान रहा है, जिक्र बार बार होता है। 98 साल बीत चुके हैं इस कांड को और ऐसे में अभियान की शुरुआत की गई है। 75 हफ्ते तक मेरी माटी मेरा अभियान के तहत अलग अलग जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बढ़ते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। वाराणसी से खबर, जहां पर एक महिला नायब तहसीलदार ने एक लड़की को थप्पड़ मार दी। दरअसल जमीन पर कब्जे के विवाद को लेकर नायब तहसीलदार प्राची केशरवानी मौके पर पहुंची थी। इस दौरान दूसरे पक्ष की युवती ने कोर्ट का कागज दिखाया तो नायब तहसीलदार नाराज हो गई और भीड़ के सामने ही उस लड़की को उन्होंने थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद वहां मौजूद कई लोग नाराज हो गए। नायब तहसीलदार के खिलाफ हंगामा करने लगे। सुरक्षा कर्मियों ने जैसे जैसे उन्हें बाहर निकाला। उधर हाथरस में आगरा अलीगढ़ हाईवे पर रोडवेज बस ने बाइक सवार 4 लोगों को रौंद डाला, जिसमें एक बच्चे समेत 3 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। घटना रोहड़ी गांव के पास की है। बाइक पर सवार दंपति अपने 2 बच्चों के साथ जा रहे थे। खबरें और भी दिखाएंगे आपको, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ये है